हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सब बच्चे लोग हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। लास्ट क्लास थी बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि वहाँ पर हमने पढ़ा था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अपने एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के अंदर, लीडरशिप। एंड आई होप कि वो लीडरशिप का जो टॉपिक था उसको आप बहुत ज़्यादा अपने स्कूल जर्नी के अंदर मिलने वाले टीचर से कनेक्ट कर पाए होगे। फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगा दो और मैं आपको देती हूँ फिर क्विक रिकैप ऑफ द लास्ट क्लास, और फिर हम आज भी एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में यहाँ पर करेंगे एक मज़ेदार डिस्कशन। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने लीडरशिप के बारे में ये पढ़ा कि लीडरशिप एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर हम किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, ताकि जिस तरीके से हम काम कराना चाहते हैं उस तरीके से वो काम करने के लिए एंथुजियास्टिकली, यानी कि अपनी इच्छा से पूरे जोश में आकर वो हमारे पीछे पीछे चलकर उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कराने में हमारी मदद कर दे। और उसी के लिए हमने अपने लीडरशिप के कुछ फीचर्स पढ़े, जिसमें हमने ये पढ़ा कि लीडरशिप एक एबिलिटी होती है किसी भी लीडर की कि वो किस तरीके से अपने फॉलोवर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो लोगों के बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश करता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को इंडिकेट करता है और कॉमन गोल की तरफ ले जाने में अपने सबऑर्डिनेट्स की मदद करता है। और ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। उसके बाद हमने लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ये जाना कि लीडरशिप स्टाइल क्या है। जस्ट एक बिहेवियर पैटर्न है कि अलग अलग सिचुएशन में हमारे जो सुपीरियर्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो बेसिकली हमने 3 तरीके के बिहेवियर पैटर्न जो है वो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किए, जिसमें सबसे पहला था अथॉरिटेटिव और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, जिसमें हमने ये जाना कि यहाँ का जो लीडर होता है वो बहुत ही ज़्यादा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। उसे अपने पावर के इस्तेमाल करने में ज़्यादा विश्वास होता है, क्योंकि वो अपने सबऑर्डिनेट पे ट्रस्ट नहीं करता। वो वन वे कम्युनिकेशन करता है, वो सिर्फ अपने ऑर्डर्स को देना जानता है और सिर्फ ये एक्सपेक्ट करता है कि जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं वो उसकी ऑर्डर को ओबे करे, बदले में वो कुछ भी यहाँ पर सुनना पसंद नहीं करता है। डॉगमेटिक स्टाइल है, यानी कि अपने स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है। बॉस सेंटर्ड है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बॉसी नेचर जो है वो अपना यहाँ दिखाता है। बट वहीं पे अगर हमने डेमोक्रेटिव या पार्टिसिपेटिव लीडर की बात करी, तो ये एक ऐसा लीडर है जो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ मिलकर काम करता है। जहाँ पर हमारा ऑटोक्रेटिक सिर्फ ऊपर बैठकर हुक्म चलाना पसंद करता है और बाकी के अपने सबऑर्डिनेट्स को कठपुतलियों की तरह नचाता है, वहीं पे जो डेमोक्रेटिव लीडर होता है वो अपने लीडर्स के बीच में बैठता है, उनके साथ कंसल्ट करता है, अल्टीमेट डिसीजन वो खुद ही लेता है, बट यस वो उनके ओपिनियन, उनके सजेशंस की रिस्पेक्ट करता है, और इसे बोलते हैं ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप। बट वहीं पे लेजी फेयर या फ्री रेंज लीडरशिप की अगर मैं बात करूं, तो ये वाला जो सुपीरियर है ये बिल्कुल अपनी पावर का इस्तेमाल करने में विश्वास नहीं रखता। उसको लगता है जब तक ज़रूरत नहीं है तब तक क्यों ही हिटलरगिरी दिखानी है, हाँ जब कुछ गलत दिखेगा तो हम अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे। ये अपने सबऑर्डिनेट पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है और ये अपने सबऑर्डिनेट्स को सिर्फ इन्फॉर्मेशन सप्लाई करता है, फिर खुद साइड में बैठकर चाय पीने लग जाता है और सारा काम इसके सबऑर्डिनेट्स करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके सबऑर्डिनेट वेल कॉम्पिटेंट होते हैं वो सारा काम खुद से करने के लिए। ये सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप के नाम से जाना जाता है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इन्हीं तीनों को डिटेल में डिस्कस किया, फिर इनका एक हमने डिफरेंस समझा कि किस तरीके से ये तीनों के तीनों जो लीडरशिप स्टाइल है ये आपस में एक दूसरे से अलग है। तो ये हमने खत्म किया था लास्ट क्लास में। अब हमारा आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक तो कुछ ऐसा है जिसके बिना ये सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग बेकार है। अगर ये ना हो तो बाकी सब तो कैसे ही इस्तेमाल कर पाओगे। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो लास्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग है इसका नाम है कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत। और बिना बातचीत के बच्चों कहाँ ही बात बनती है। आज आप और मैं, हम लोग भी तो ये एलिमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कम्युनिकेशन, जहाँ पर मैं कम्युनिकेट करती हूँ आपके साथ, आप कम्युनिकेट करते हो मेरे साथ, तभी तो हम लोग अपने टारगेट्स को अचीव कर पा रहे हैं और अपनी मंजिल की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है, जिसकी हेल्प से आपस में सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स करते हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट, और बहुत सारी यानी कि अलग अलग तरीके की चीज़ों को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। सो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस, ये भी एक तरीके की प्रोसेस है बच्चों, जिसके अंदर इन विच बाय विच द पीपल क्रिएट एंड शेयर द इंफॉर्मेशन, जहाँ पर लोग आपस में या तो इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, भाई बैठे
बैठे, जो एक टॉपिक अराइज हुआ, होता है ना कि यार हम लोग अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं और दोस्तों के साथ बैठे तो किसी और टॉपिक पे बात करने थे, लेकिन बातों ही बातों में अब ना जाने कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ पहुंच गए, है ना। तो या तो यहाँ पर हम लोग इन्फॉर्मेशन को खुद से क्रिएट कर रहे हैं, या ऑलरेडी ही कोई इन्फॉर्मेशन किसी ने हमें दी होती है, उसी को ही फर्दर हम आगे क्या कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर लोग करते हैं क्रिएट एंड शेयर द इन्फॉर्मेशन विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ। क्यों? ताकि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच सके। तुम्हारे ख्यालात कुछ होंगे, मेरे ख्यालात कुछ है, अब वो हमारे ख्यालात मिलेंगे कैसे? जब बैठ के करेंगे क्या? बातचीत, क्योंकि बिना बातचीत के बात नहीं बनती है। तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कैसे काम करती होगी, किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता होगा, तो आता है अगला टॉपिक विच इज नाउ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि लास्ट ईयर इससे जुड़ा एक क्वेश्चन हमें अपने केस स्टडी वाले क्वेश्चंस में देखने को मिला। सो एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? तो बेटा एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन को जानने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या? रीसेंड मैसेज टू मी फॉर फीडबैक। अगर तुम्हें चाहिए फीडबैक तो रीसेंड मैसेज टू मी, तो मुझे मैसेज करना रीसेंड, तभी मैं तुम्हें दूंगी क्या? प्रॉपर फीडबैक। तो पहले मैं तुम्हें यहाँ पर इस पूरी एक्रोनिम के अंदर छाट छाट के तुम्हें सारे एलिमेंट्स बताती हूँ, फिर उसके बाद में पूरा आपको यहाँ पे प्रोसेस समझाऊंगी एक डायग्राम के थ्रू कि वो प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा ये जो मैंने RE लिखा है, RE, एक बार दोबारा से तुमको बताती हूँ, रुक जाओ, एक अलग कलर लेते हैं हम लोग। ये जो बेटा RE आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये RE है हमारा रिसीवर के लिए। प्लीज़ इसको अपनी समरी नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिए, या जहाँ पर भी आप नोट डाउन करते हैं क्लास के साथ साथ वहाँ पर इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। S से है बेटा हमारे पास सेंडर, फिर E होता है एनकोडिंग, E होता है एनकोडिंग, और उसके बाद N है बेटा नॉइज, N है नॉइज, और D है डिकोडिंग, ठीक है। तो रीसेंट के जितने भी आपने यहाँ पे लेटर्स देखे, उन लेटर्स को मैंने यहाँ पर डिकोड कर दिया है, ठीक है भाई। देखो मैं समझाऊंगी, चलो अभी आगे जब हम पूरा इस प्रोसेस को पढ़ेंगे तब मैं दोबारा से ये चीज़ समझाऊंगी आपको। तो RESEND रीसेंट हो गया। मैसेज अपने आप में ही एक खुद का एक एलिमेंट होता है, ये तो अपने आप में पूरा का पूरा एक एलिमेंट है। उसके बाद ये जो ME लिखा है बेटा, ये ME है मीडिया के लिए, और फिर से ये जो फीडबैक लिखा है ये अपने आप में एक एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो वी हैव 8 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। फटाफट से इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख डालिए। सो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर इसको लिख लिया होगा। बेटा अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये एलिमेंट्स किस तरीके से काम करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। सपोज करो कि तुम लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो अपना एग्जाम देने के लिए, ठीक है। आप बैठे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, ये तुम्हारा डेस्क है जिसके ऊपर तुम बैठे हुए हो, ठीक है, और अपना एग्जाम लिख रहे हो, ठीक। अब यहीं पर तुम्हारे पैरेलली तुम्हारा एक दोस्त बैठा हुआ है जो कि है बहुत ही समझदार और पढ़ाकू, ठीक। अब तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें किसी ना किसी तरीके से तुम्हें जो कुछ क्वेश्चंस है, स्पेशली वही MCQs, उस MCQs के आंसर्स बता दे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें MCQs नहीं आते, अरे तुम्हें तो पूरा पेपर आता है, बट वही होता है ना कि एक बार एक दोस्त बता दे तो थोड़ा सा कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ यार हमने जो आंसर्स टिक कर रहे हैं वो सही है। तुम्हें सब कुछ आता है, वो तो जस्ट तुम एक बार को टेली कर रहे हो और उसको भी बता रहे हो कि चल यार ठीक है तूने भी जो किया है वो सही किया है ना। तो इसलिए तुम चाहते हो कि कुछ बातचीत हो जाए तुम्हारे बीच में। तो इसका मतलब आप यहाँ पर एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं अपने दोस्त को कि दोस्त फटाफट से बता देना कुछ आंसर। तो आपके पास कुछ है अपने दोस्त से शेयर करने के लिए, आप कुछ बातचीत करना चाहते हो अपने दोस्त से। सो यू आर दी सेंडर, आप है सेंडर, आप है वो पर्सन जो अपने दोस्त से कुछ बातचीत करना चाहता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप कुछ बातचीत करना चाहते हो तो दैट मीन्स वो कंटेंट है ना आपके पास आपकी बातचीत से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। तो जो बातचीत आप बेटा यहाँ पर करना चाहते हो उसे हम बोलते हैं क्या? मैसेज। मैसेज क्या होता है? जिस चीज के बारे में आपको बातचीत करनी है कि अरे मेरे प्यारे दोस्त कृपया करके मुझे बता दे कि तू अपने पेपर में जो MCQ टिक कर रहा है उसके आंसर्स क्या है, तो वो मैसेज है, ठीक है।
अब ये जो मैसेज है, अब तुम्हें ये अपने दोस्त तक पहुंचाना है, बट ऐसे तो कह नहीं सकते ना कि अरे भाई टीचर सामने खड़े हो, ऐसा नहीं कह सकते अरे भाई फटाफट से आंसर बता दे। अब ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना। तो अब यहाँ पर तुम इस्तेमाल करते हो अपनी साइन लैंग्वेज का। किसका? साइन लैंग्वेज का, जिससे कि टीचर को पता भी ना चले और तुम्हें आंसर भी पता चल जाए। तो इसीलिए ना तुमने बाहर पहली मीटिंग कर ली थी, कि सुन भाई, अगर मैं अपना पेन गिराऊं तो समझ जाना कि मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूं। अगर मैं अपना पेन गिरा दूं तो समझ जाना कि मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूं। भाई क्या ही पूछूंगा, एमसीक्यू ही पूछूंगा। तो तू 1 बाय 1 मुझे एमसीक्यू बताते जाना। अगर एक बार खासेगा तो मैं मान लूंगा कि ऑप्शन नंबर ए है, 2 बार खासेगा तो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। और अगर तू 3 बार अपने पन्नों को पलटेगा, बार बार खासेगा तो मैडम भी कहेंगे ना बेटा पानी पी लो। अगर तूने 3 बार अपने पन्ने पलटे तो इसका मतलब ऑप्शन सी है। और अगर ऑप्शन नंबर 4 हुआ तो तू ऐसे कर देना, बस तू ऐसे बैठ जाना, तो मैं समझ जाऊंगा कि ऑप्शन नंबर 4 है। अब तुमने ये जो अपने ओरिजिनल बात को इन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर दिया जो टीचर को नहीं समझ में आई, तुम पेन गिराया तो सामने वाले दोस्त को तो पता चल गया कि आंसर बताना है, लेकिन टीचर को पता नहीं चला। टीचर ने सोचा बेचारे का पेन अपने आप ही गिर गया होगा। तुम एक बार खांसे, तुम्हारा दोस्त एक बार खांसा, उसने तुम्हें बता दिया क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए। तो बेटा ये जो तुम साइन लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो ना, ये जो तुमने ओरिजिनल मैसेज को कन्वर्ट कर दिया ना, कन्वर्ट किसमें, किसी अनदर लैंग्वेज में, साइन लैंग्वेज में, जिसको सिर्फ और सिर्फ कौन समझ पाए, वो पर्सन जिसको तुम मैसेज भेजना चाहते हो। ये जो बराबर में तुम्हारा दोस्त बैठा है सिर्फ यही इस बात को जाने। और तुम्हें पता है ये कौन है? ये है रिसीवर, जिससे तुम कांटेक्ट करना चाहते हो, जिसको तुम ये मैसेज भेजना चाहते हो। बेटा ये कौन होता है? ये होता है रिसीवर। तो मैसेज को भेजते टाइम तुमने ये जो मैसेज को कन्वर्ट किया, इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनकोडिंग। इसको क्या बोलते हैं? एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल मैसेज को किसी साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। जैसे कि व्हाट्सएप तो हम लोग सभी इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप किसी के साथ नई चैट यूज करते हो, मतलब पहली बार उसके साथ अगर आपने अपनी चैट स्टार्ट करी, तो ऊपर लिखा आता है ना कि योर मैसेज आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड एंड नो थर्ड पार्टी कैन रीड योर मैसेज, है ना। तो ये क्या है, उन्होंने भी क्या करा होता है कि मैसेज को किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया होता है ताकि कोई अनदर पार्टी उसको ना रीड कर सके। और जब वो आप तक पहुंचता है, यानी कि अब आपको तो पता है कि वो साइन लैंग्वेज क्या है, तो जब वो मैसेज आप तक पहुंचता है बेटा, तो वही साइन लैंग्वेज आपके माइंड में, भाई अभी फिलहाल तो यहाँ पे आपके माइंड में हो रही है ना, ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाती है। और आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिकोडिंग। जब आप उस साइन लैंग्वेज को ओरिजिनल फॉर्मेट में फिर से कन्वर्ट कर देते हो तो उसे क्या बोलते हैं? डिकोडिंग। तो जब ये मैसेज सेंडर की तरफ से रिसीवर तक पहुंच रहा होता है तो बीच में 2 चीजें होती है, एक को हम बोलते हैं एनकोडिंग और दूसरे को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिकोडिंग। एनकोडिंग मतलब उसको किसी अनदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, और डिकोडिंग मतलब उसको अनदर लैंग्वेज से ओरिजिनल लैंग्वेज में फिर से कन्वर्ट करना। ठीक। अब ये मैसेज जा किस चीज के थ्रू रहा है? आप इशारों के थ्रू कर रहे हो ना। सो इशारा यू कैन से इज द मीडिया। अब जैसे कि तुम्हें अपने दोस्त से बात करनी है, अब उस दोस्त से बात करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। या तो तुम उसको चिट्ठी लिखोगे, या तुम उसको फ़ोन करोगे, या तुम उसको मैसेज करोगे, या तुम उसको ईमेल करोगे। तो बहुत सारे रास्ते हैं ना। तो जिस रास्ते से आप अपने, जिस सोर्स से, जिस फॉर्म में आप अपना मैसेज अपने रिसीवर तक पहुंचाते हो बेटा, उसको हम बोलते हैं क्या? मीडिया। मीडिया मतलब मीडियम, जरिया। जैसे कि तुमने अपनी प्यारी प्यारी दोस्त को चिट्ठी भिजवाई अपने दोस्त के हाथ से, है ना। तुमने अपनी फ्रेंड को चिट्ठी भिजवाई अपने दोस्त के हाथ से, तो आपका जो दोस्त है ना, वही कौन है? वो है मीडिया। समझ गए इस बात को? पर अब तुम्हें पता है इन सभी बातचीत के बीच में कई बार बहुत सारी रुकावटें आती है यार, बहुत सारी रुकावटें। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें परेशान करते हैं। अब क्या है कि तुम इशारा करना चाह रहे हो अपने दोस्त को, लेकिन मैम है कि तुम दोनों के डेस्क में के बीच में आके खड़ी हो गई हैं।
इधर तुम हो, इधर तुम्हारा दोस्त है, तुम इंटरेक्ट कर ही नहीं पा रहे क्योंकि मैम खड़ी हो गई है वहां पर बीच में आके। तो मैम ने तुम्हारी कम्युनिकेशन के बीच में रुकावट ले आई, है ना। तो ये जो रुकावटें होती है ना बेटा हमारे इस प्रोसेस के अंदर, इन रुकावटों को हम बोलते हैं नॉइज। नॉइज मतलब कि वो सारी रुकावटें जो हमें बातचीत करने से रोकती हैं। जैसे कि तुम बहुत ही प्यारी प्यारी मीठे मीठे बातें कर रहे थे अपनी प्यारी प्यारी दोस्त से, लेकिन अचानक से वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, हेलो हेलो हेलो। यानी कि जो आपका पुअर इंटरनेट कनेक्शन है, जो आपका पुअर टेलीफोन कनेक्शन है, वो आपकी बातचीत में क्रिएट कर रहा है क्या, बाधा, है ना। अब जैसे कि तुम बात कर रहे थे, अचानक से मम्मी आ गई, अचानक से पापा आ गए, तो ये सारे तुम्हारे लिए रुकावट है, यानी कि ये सारे क्या है तुम्हारे लिए, नॉइज है। तो जब भी कम्युनिकेशन हो रहा होता है तो बीच में ऐसे बहुत सारे नॉइजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। सेंडर समझ में आ गया, कौन है वो पर्सन जो मैसेज भेजना चाहता है। मैसेज क्या होता है, वो कंटेंट जो हम शेयर करना चाहते हैं। एनकोडिंग क्या होता है कि जब उसी मैसेज को हम किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। डिकोडिंग क्या होता है, जब उसी मैसेज को साइन लैंग्वेज से ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि रिसीवर को वो समझ आए। और उसके बाद मीडिया क्या होता है, मीडिया वो जरिया है जिसके थ्रू तुम मैसेज भेजना चाहते हो। अब रिसीवर को तुम्हारी बात समझ आई या नहीं आई, तुमने तो इशारा कर दिया पेन फेंक कर, लेकिन उसको तुम्हारा इशारा समझ आया या नहीं आया तुम्हें कैसे पता चलेगा, जब वो रिस्पॉन्ड करेगा। कि जैसे तुमने पेन फेंका, उसको तुरंत तुम्हारी तरफ देखा और तुम्हें कहा 2 बार खांसा ना, इसका मतलब उसने तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दिया कि फर्स्ट का क्या है, बी। तो बेटा ये जो उसने रिस्पॉन्स किया ना आपको, ये उसने दिया फीडबैक, और बिना फीडबैक के सारी कम्युनिकेशन अधूरी होती है। ऐसी कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस ही ना हो जिसमें फीडबैक है। चलो एक और एग्जांपल दे देती हूँ तुम्हारे वाला। हमारे राजू ने नई नई अपनी एक दोस्त बनाई, या नई नई उसकी कोई क्लासमेट आई थी। अब राजू को उस प्रिया से, एंजल प्रिया से करनी थी बात। अब एंजल प्रिया का कहीं से निकाल लिया उसने फोन नंबर, और रात को कर रहा था उसको मैसेज, हेलो डियर कैसी हो। अब जब तक सामने से जवाब नहीं आएगा भाई, तब तक कैसे ही पता चलेगा। अब क्या होता है, उसने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, व्हाट्सएप पे पहले तो टिक ही नहीं लगा, उसे लगा यार मैसेज तो पहुंचा ही नहीं है, डबल टिक लगा। पर जब तक ब्लू टिक ना है तब तक कैसे ही पता चलेगा कि मैसेज पढ़ लिया या नहीं पढ़ लिया है। तो चलो जी, ब्लू टिक भी लग गया। अब उसको तो समझ नहीं आया कि यार क्या हुआ है, इसको कुछ बुरा उरा तो नहीं लगा है, कुछ बात तो आगे बढ़ी नहीं रही। इन्होंने फिर से पूछा हाउ आर यू, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज भेजे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है कि सामने वाले को तुम्हारी बात समझ आई है या नहीं आई है। तुरंत वहां से क्या होता है, इनको अपने फ़ोन पे दिखाई देता है कि इनको एंजल प्रिया की डीपी दिखनी बंद। अब जो मैसेज भेज रहे हैं वो सेंड ही नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि भाई साहब हो चुके थे उस तरफ से ब्लॉक। तो वो जो मैडम ने, एंजल प्रिया जी ने राजू जी को ब्लॉक किया, आपको पता है ये भी एक तरीके का फीडबैक होता है। सो फीडबैक इज मस्ट हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो एग्जाम्पल से अब आपको कंटेंट तो सारा समझ में आ गया होगा, एलिमेंट्स आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। अब जो एक्चुअल हमारा जो पूरा प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, वो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ, और आपको भी ये डायग्राम बनाना होता है, ठीक जी। सो ये मैंने यहाँ पर पूरी एक कम्युनिकेशन प्रोसेस बना दी है। तो बेटा इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में सबसे पहला पर्सन वही कि सेंडर की तरफ से एक मैसेज भेजना हम शुरुआत करते हैं। तो सेंडर इज द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज, और यू कैन से हु इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन, यानी कि जिससे ही कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। और स्टार्ट किस लिए होगा? क्योंकि उसके पास कुछ कंटेंट है, कुछ आइडिया है, कोई इन्फॉर्मेशन है जिसको वो अपने रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है, ठीक है। जिसके लिए वो सबसे पहले उस मैसेज को करता है एनकोड। एनकोड मतलब उसे किसी न किसी तरीके से किसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। एक मीडिया का सिलेक्शन होगा, यानी कि एक मीडियम चूज करोगे कि किस चीज़ के थ्रू आप अपना मैसेज भेजना चाहते हो। और इस मैसेज और मीडिया के बीच में जब एनकोडिंग चल रही होती है तो उसी के बीच में आते हैं कुछ नॉइज, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन, कुछ कंस्ट्रेंट, यानी कि कुछ रुकावटें जो आपके मैसेज को खराब कर सकती हैं, जो आपके और रिसीवर के बीच में एक बाधा क्रिएट कर सकती है कि पता नहीं सामने वाले को मैसेज ढंग से समझ में आए फिर या ना आए। उसी के साथ जब मीडिया से रिसीवर तक ये मैसेज जा रहा होता है तो उसी के बीच में, उसी से पहले हो जाती है डिकोडिंग, यानी कि यहाँ पर हमने मैसेज को कन्वर्ट किया किसी और लैंग्वेज में मीडिया में पहुंचाने से पहले, ताकि थर्ड पार्टी को समझ ना आए। बट जब वो बात रिसीवर तक पहुंचनी है तब तो भाई उसे ओरिजिनल फॉर्म में ही पहुंचनी चाहिए ना, तो उससे पहले हो जाती है डिकोडिंग। देन उसके बाद
रिसीवर जब भेजता है अपने पास से फीडबैक, तो सेंडर को ये समझ में आता है कि यस, रिसीवर जो है वो हमारी सारी बातों को समझ चुका है। ठीक है, सो ये है हमारे पास एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, और आपके एग्जाम में ये कम्युनिकेशन प्रोसेस के नाम से भी आ सकता है। तो चाहे कम्युनिकेशन प्रोसेस पूछें, चाहे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन पूछे, आपको उसके लिए करना पड़ेगा रीसेंड मैसेज टू मी फॉर फीडबैक। ठीक है, तो अब आप लोग ये चीजें ध्यान रखेंगे। अब डिटेल में एक एक एलिमेंट में आपको दिखा देती हूं। चलिए देखिए जरा। सो बेटा सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पर सेंडर। कौन होता है हमारे पास सेंडर? सेंडर मीन्स द पर्सन हु कन्वेज हिज थॉट और आइडियाज टू द रिसीवर। वो पर्सन जो अपना आइडिया और अपना थॉट भेजना चाहता है रिसीवर को, और ही रिप्रेजेंट द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि यही वो बंदा है जहां से कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। मैसेज क्या है? इट इज द कंटेंट ऑफ आइडिया, फीलिंग, सजेशन, ऑर्डर। अब भैया ये कोई आइडिया भी हो सकता है, ये आपके दिल की कोई फीलिंग भी हो सकती है, कोई सजेशन भी हो सकता है, या किसी तरीके का ऑर्डर भी हो सकता है जिसे हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं। उसके बाद एनकोडिंग क्या है? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एनकोडिंग का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू द जेस्चर एंड पोस्चर्स दैट में डिस्टॉर्ट द मैसेज। यानी कि आप क्या कर रहे हो? कन्वर्ट कर रहे हो अपने मैसेज को किसी एक ऐसी फॉर्म में जो आपके मैसेज को क्या करे? डिस्टॉर्ट द मैसेज। अब एनकोडिंग क्या होता है? एनकोडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर आप अपने मैसेज को कन्वर्ट करते हो कुछ पोस्चर्स में, कुछ जेस्चर्स में, ताकि आपका मैसेज जो है वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाए, किसी और तरीके से, जिसको थर्ड पार्टी कोई भी समझ ना पाए। ठीक है, उसके बाद मीडिया का मतलब क्या होता है? मीडिया मतलब वो पाथ, वो मीडियम, वो सोर्स जिसके थ्रू आप अपना मैसेज ट्रांसफर करते हो, विथ विच एनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर। द चैनल में बी इन रिटन फॉर्म, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, ये फेस टू फेस भी हो सकता है, फोन कॉल भी हो सकता है, या इंटरनेट के थ्रू आप भी ये काम कर सकते हो। डिकोडिंग क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द एनकोडेड सिंबल्स ऑफ द सेंडर, यानी कि जो आपने सिंबल्स में कन्वर्ट किया था अपने मैसेज को, अब उसको फिर से आप क्या कर रहे हो? फिर से उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। जैसे हम लोग तो ये वर्ड सुनते हैं ना, डी कोड। डी कोड का मतलब क्या है? कि कुछ सिंबल्स हैं उसको आप ओरिजिनल फॉर्मेट में उसका मीनिंग निकाल रहे हो। ठीक है, देन हु इज द रिसीवर? रिसीवर कौन होता है बेटा? रिसीवर वो पर्सन होता है who receives the communication of the sender, यानी कि जिसके लिए चिट्ठी लिखी गई है, जिसके लिए खत आ रहा है भाई, जिससे बात करनी है, वही कौन होता है? हमारा रिसीवर। उसके बाद फीडबैक क्या है? यहाँ पर उन सभी एक्शंस के बारे में हम बात करते हैं रिसीवर के, वो सारे एक्शंस हमारे रिसीवर के जो इंडिकेट करते हैं दैट ही हैज रिसीव्ड, कि उसको मैसेज समझ आ गया है, एंड अंडरस्टूड द मैसेज ऑफ दिस सेंडर, मिल भी गया है और उसको मैसेज समझ भी आ गया है, वो हमें उसके फीडबैक से पता चलता है। ठीक है, अब नॉइज। नॉइज क्या होता है बेटा? नॉइज का मतलब होता है वो सारे ऑब्स्ट्रक्शन, वो सारे हिंड्रेंसेस जो हमारे कम्युनिकेशन के बीच में आते हैं, यानी कि वो सारी रुकावटें, वो सारी बाधाएं जो हमारे कम्युनिकेशन को खराब करती हैं। अब ये जो है, ये हमारे सेंडर, मैसेज, रिसीवर, किसी के साथ भी ये नॉइज की प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि एम्बिगुअस सिंबल्स। एम्बिगुअस मतलब कंफ्यूजिंग। कुछ आपने ऐसे सिंबल्स का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से एनकोडिंग सही नहीं हुई। ठीक है, कई बार होता है ना कि हम लोग जैसे गूगल ट्रांसलेट का भी इस्तेमाल करते हैं, तो गूगल ट्रांसलेट कई बार हमारी सारी बातों को नहीं समझ पाता। आपने कोई पर्टिकुलर हिंदी में सेंटेंस लिखा, अब आप उस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो समटाइम्स हमारा जो लिखा हुआ है वो उसको नहीं समझ आता, तो वो उसको अलग सिंबल में कन्वर्ट कर देता है, मतलब अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, या उसका अलग मीनिंग बता देता है। लाइकवाइज अ पुअर टेलीफोनिक कनेक्शन, यानी कि आपका टेलीफोन कनेक्शन अच्छा नहीं है, आपका रिसीवर इनअटेंटिव है। कई बार होता है ना, हम किसी से बात कर रहे हैं, सामने वाला क्या कह रहा है हमें नहीं पता, हम तो अपने इधर से एक फोन पे बात कर रहे हैं, उधर से दूसरे फोन से हम लोग कुछ और काम कर रहे हैं। इनअटेंटिव हो तो क्या ही फीडबैक मिल पाएगा, ये भी एक तरीके का नॉइज ही है। उसके बाद फॉल्टी डिकोडिंग, जब आप उसको कन्वर्ट कर रहे थे ओरिजिनल फॉर्मेट में, तो आपने गलत तरीके से उसको कन्वर्ट किया, तो उससे आपको गलत मैसेज मिला होगा। उसके बाद प्रेजुडाइसेस ऑब्स्ट्रक्टिंग द पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज, यानी कि कई बार क्या होता है ना, हमारी खुद की कहते हो ना अजम्पशंस, हमारी खुद की अजम्पशंस किसी चीज के बारे में, वो भी हमें हमारे मैसेज को
ठीक तरीके से समझने में मदद नहीं करती। यानी कि हम उस टाइम पर भी, यानी कि जब हमारा माइंड ऑलरेडी किसी बात को मानकर बैठ जाता है सामने वाले व्यक्ति के प्रति, तो उस टाइम पर भी ऐसा हो सकता है कि हम मैसेज को गलत तरीके से समझें। उसके बाद आपके कुछ जो गेस्चर पोस्चर्स आपने यूज़ किए वो भी आपके मैसेज को ख़राब करते हैं। यानी कि जब आपने एनकोडिंग की होगी तो उस टाइम पे आपने जो सिंबल्स वगैरह इस्तेमाल किए होंगे वो भी कई बार हमारे मैसेज को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब हम जिस मीडिया की बात कर रहे हैं, जो चैनल्स की बात कर रहे हैं, तो वो चैनल्स या कहूँ मैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन किस तरीके के होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो बेटा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 2 चैनल्स हैं जिसके थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है। ठीक है, 2 चैनल्स हैं। एक तो हमारे पास है फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है, एक क्या है हमारे पास फॉर्मल कम्युनिकेशन, और दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब नाम से ही समझ पा रहे होगे, है ना। और हम लोग चैप्टर नंबर 5 में फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ के आए हैं, तो कई हद तक आप इसको कनेक्ट कर पाओगे उस वाले चैप्टर से। ठीक है, सो फॉर्मल कम्युनिकेशन भी बच्चे फर्दर 3 टाइप्स का आपको यहाँ पर पढ़ना है। एक होता है हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, और जो तीसरा टाइप है वो कुछ बुक्स में आपको मिलेगा, कुछ बुक्स में नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं जब पढ़ाती हूँ तो मैं किसी एक पर्टिकुलर बुक को यहाँ पे प्रेफर नहीं करती। हाँ, मेरा मेन फोकस एनसीईआरटी है कि एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। हम कुछ एक्स्ट्रा कर ले चलेगा, बट उससे कम हम कुछ भी नहीं करते हैं। तो जो सीबीएसई करिकुलम यानी कि जो भी हमारा करिकुलम सेट किया गया है इस साल के लिए, उसमें जो भी कुछ एनसीईआरटी से रिलेटेड है वो सब तो आपको यहाँ पे मिलेगा ही, बट कुछ रेफरेंस बुक थोड़ी थोड़ी सी अलग बातें भी बताती हैं। तो कई हद तक जो ऑथेंटिक रेफरेंस बुक्स हैं कुछ, उनका जो डेटा होता है या उनके जो कंटेंट होता है वो भी मैं यहाँ पर इस्तेमाल करती हूँ। तो ये जो तीसरा टाइप है ये आपको कुछ कुछ बुक्स में मिलेगा, जिसका नाम है डायगोनल। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के जाने में कोई बुराई नहीं है। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 तरीके के हमारे पास फॉर्मल कम्युनिकेशन है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। इनफॉर्मल के एज सच हमें कोई भी टाइप्स नहीं पढ़ने हैं, बट यस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन नेटवर्क भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सो ये है हमारे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। फ्लो चार्ट्स बना लीजिए क्योंकि यही आपकी मदद करेंगे आगे चीज़ों को अच्छे से रिटेन करने में। ठीक है, चलिए तो अब मैं बढ़ती हूँ आगे। सबसे पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन। बच्चों देखो, फॉर्मल यानी कि जब हम फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं सो डेफिनेटली यहाँ पर हम किसी भी तरीके की उल्टी सीधी इधर उधर की बात नहीं करते। जैसे कि जब हम लोग स्कूल में आप अपने टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, तो जब हमें उनसे बातचीत करनी है तो डेफिनेटली उस टाइम पर हम किसी भी तरीके का इधर उधर का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। बच्चे पूछने वाले पूछ लेते हैं, बट स्टिल रूल क्या कहता है कि जब आप उस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में है तो वहाँ बातचीत भी सारी फॉर्मल होनी चाहिए कि मैम इस चैप्टर में मुझे ये डाउट है, प्लीज़ आप मेरा ये डाउट सॉल्व कर दीजिए। मैम कल हमें क्या कौन सा बुक लेकर आनी है, कौन सा रजिस्टर आप चेक करेंगी। मतलब सारी बातें ऐसी हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। कोई भी इधर उधर की आप लोग कुछ भी बात ऐसी नहीं कर रहे हो जो आपको वहाँ पर नहीं करनी चाहिए। मतलब सब कुछ ऐसा है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, जो आपके काम से जुड़ा है। कुछ भी आपने इधर उधर का फालतू बात वहाँ पर नहीं किया। ठीक है, सो इट रेफर्स टू द ऑफिशियल कम्युनिकेशन। तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम ऑफिशियल कम्युनिकेशन बोलते हैं दैट टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ये कहाँ हो रहा है बेटा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। द कम्युनिकेशन भी टेक प्लेस बिटवीन, किसके बीच में होगा, सुपीरियर सबऑर्डिनेट से करेगा, सबऑर्डिनेट सुपीरियर से करेगा। 2 अलग अलग सबऑर्डिनेट भी कर सकते हैं, 2 अलग अलग सुपीरियर भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये कम्युनिकेशन होगा सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, या सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में, या सेम लेवल पे काम करने वाले एम्प्लॉयज और मैनेजर्स के बीच में। ये कैडरे का मतलब होता है बेटा लेवल। आप चाहें तो यहाँ पर इसकी जगह पर लेवल भी यूज कर सकते हैं कि सेम लेवल के एम्प्लॉयज या मैनेजर भी आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद द कम्युनिकेशन में बी ऑरल और द रिटन। आप ये बातचीत बोलकर भी कर सकते हो या एक दूसरे को लिखकर भी, यानी कि जैसे नोटिस की फॉर्म में भी होता है तो नोटिस की फॉर्म में भी हो सकता है। और जनरली लेकिन अगर हम बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन रिकॉर्डेड होता है और ऑफिस में उसको फाइल किया जाता है, यानी कि रिटन फॉर्म में ज़्यादातर होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन को फर्दर हम डिवाइड करते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और मैंने आपको एक थर्ड कैटेगरी भी यहाँ पर बताई है, किस चीज़ की बेटा, डायगोनल की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
सो फीचर्स क्या है अब इस फॉर्मल कम्युनिकेशन के, कैसे कैसे होता है ये? सो बच्चे ये होता है थ्रू दी फॉर्मल लाइंस, यानी कि आप यहाँ पर चेन ऑफ कमांड, स्केलर चेन, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे लिए नया नहीं है, ऑलरेडी हम ना कवर कर चुके हैं और नाम से इसका काम पता चल रहा है, तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि इतनी डिफिकल्टी आपको नहीं आ रही होगी समझने में और मुझे भी नहीं आ रही आपको समझाने में, क्योंकि अब मेरे प्यारे बच्चे इतने समझदार हो चुके हैं, हम इस बुक की एंडिंग पर हैं, तो सारी टर्मिनोलॉजी अब मेरे प्यारे बच्चे समझते हैं, तो इसलिए अब मैं उसी माइंडसेट के साथ अब आपको पढ़ा रही हूँ कि अब आप समझदार हो गए हैं, है ना, क्योंकि अब हम 7 चैप्टर तक आ चुके हैं। तो यहाँ पर स्केलर चेन फॉलो की जाती है, वही हमारी चेन ऑफ कमांड, कि अगर ए को बी से बात करनी है, सॉरी ए को अगर सी से बात करनी है तो पहले वो बी से बात करेगा, बी सी से बात करेगा, याद करो इस तरीके से हमारा चेन ऑफ कमांड था, स्केलर चेन जिसको हमने कहा था, है ना, कि अगर सपोज करो ए को डी से बात करनी है तो वो बी को बताएगा, बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा, फिर ऐसे रिस्पॉन्स रिवर्स भी ऐसे जाएगा कि डी सी को बताएगा, सी बी को बताएगा, बी ए को बताएगा, तो पूरा स्केलर चेन यहाँ पर फॉलो होता है। एंड इट इज यूज टू कम्युनिकेट द ऑफिशियल मैटर। फिर से वही बात, कोई इधर उधर की बात नहीं करनी कि मैम आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आज आप रिक्शा से आए हो, स्कूटी से आई हो या गाड़ी से आई हो, कोई इधर उधर की बातचीत नहीं करनी है भाई। आपको यहाँ पर सारे ऑफिशियल मैटर्स डिस्कस करने हैं, जैसे कि कोई ऑर्डर है, कोई इंस्ट्रक्शन है या ऑर्गेनाइजेशन की कोई और इन्फॉर्मेशन है, तो सिर्फ वही चीज़, ठीक। ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना आसान है, क्योंकि हमें पता है कि बात कहाँ से निकली है। अगर किसी भी तरीके की कोई बात है यहाँ पर तो हमें पता है, जैसे कि मुझे किसी बच्चे ने आके बताया कि मैम आपको पता है आज ना आशीष बंक पर है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने तुरंत यहाँ पर इंक्वायरी करनी शुरू करी कि अच्छा सच में आशीष बंक पर तो नहीं है। मैंने उसके घर पे कॉल किया, फिर मुझे पता लगा कि आशीष तो बेचारा घर पे बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि उसके फादर ने आज उसे बोल दिया कि अगर ये चैप्टर तुझे याद नहीं हुआ तो तेरा स्कूल छुड़वा दूंगा। तो बेचारा खूब मेहनत करके चैप्टर पढ़ रहा है। मैंने बुलाया उस बच्चे को, मैंने कहा भाई हाँ कैसे झूठी झूठी अफवाह फैला रहे हो, तो मुझे पता चल गया ना कि वो बात किसने बोली थी आकर। तो आप यहाँ पर ये समझिए कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्योंकि हमेशा रिटन फॉर्म में है, रिकॉर्डेड है, तो आपको सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता चल सकता है कि कहाँ से ये बात निकल कर आई है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान होता है। अब इसी फॉर्मल के जो 3 कैटेगरीज के बारे में मैं अभी यहाँ पर बात कर रही थी बेटा, तो वो 3 कैटेगरीज को एक बार और देख लेते हैं हम अपने फ्लो चार्ट्स की हेल्प से। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप पढ़ेंगे वर्टिकल कम्युनिकेशन के बारे में, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के बारे में और डायगोनल कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है बेटा। सो वर्टिकल के भी फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, एक को बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन और दूसरा होता है बेटा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड। तो ये 2 टाइप्स इसके एग्जिस्ट करते हैं, इनके कोई भी टाइप्स एग्जिस्ट नहीं करते। अब वर्टिकल, एज द नेम सजेस्ट, वर्टिकल मतलब या तो लोअर टू टॉप बात की जा रही होगी या टॉप टू बॉटम। जैसे कि अगर मैं इस पेन को यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये अभी कौन सी पोजीशन में है, वर्टिकल पोजीशन में है। तो जब यहाँ से यहाँ बातचीत होती है, यहाँ से यहाँ, तो दैट इज नोन एज अ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। बट वहीं अगर यहाँ से यहाँ बात होगी सो दैट इज नोन एज अपवर्ड कम्युनिकेशन। यानी कि वर्टिकल में जो पोजीशंस है हमारे लोगों की वो अलग अलग है, कहीं ना कहीं एक सुपीरियर है और दूसरा सबऑर्डिनेट है, ठीक। बट अगर मैं इस पेन को अब इस तरीके से इस पोजीशन में होल्ड करूं तो अब यहाँ पर भी एक बंदा है, यहाँ पर भी एक बंदा है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, चाहे इसने इससे करियो चाहे इसने इससे करियो, बट बोथ आर ऑन द सेम लेवल। वो 2 सेम लेवल के एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, 2 सेम लेवल के सुपीरियर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर से बात कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब है 2 सेम लेवल के लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक। वर्टिकल में लेवल डिफरेंट है, एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट है, ठीक है, बट यहाँ पर लेवल हो गया है बिल्कुल सेम। तीसरा है हमारा डायगोनल। अब डायगोनल कैसा होता है, थोड़ा सा बेटा स्लैंट, है ना, इस तरीके से टेढ़ा होता है। अब डायगोनल में क्या होता है कि दोनों का लेवल अलग है, दोनों अपने अपने लेवल के सुपीरियर भी हो सकते हैं, दोनों अपने अपने लेवल के एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, यानी कि लेवल अलग है। अब चाहे सुपीरियर हो या सबऑर्डिनेट हो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सुपीरियर होगा तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट ही होगा, नहीं, यहाँ पे सुपीरियर और यहाँ पर भी सुपीरियर हो सकता है। वो जैसे कि ऑपरेशनल लेवल और मिडल लेवल आपस में बात कर रहे हैं, ऑपरेशनल लेवल का सुपरवाइजर और मिडल लेवल का मार्केटिंग मैनेजर, तो ये 2 भी तो सुपीरियर नहीं है अपने आप में, बट अलग अलग लेवल पर है। तो जब डिफरेंट लेवल्स इंक्लूडेड होते हैं तो डायगोनल है, जब सेम लेवल इंक्लूडेड होता है तो हॉरिजॉन्टल है। बट जहां पर सुपीरियर सबऑर्डिनेट ही हैं
उन्हीं के बीच की सिर्फ बातचीत है, तो वहां पर होता है बेटा आपका वर्टिकल। ठीक है, तो मैंने आपको इंट्रो तो दे दिया, डायग्राम आपने बना ही लिया होगा इसका। चलो अब थोड़ा सा डिटेल में इनको समझते हैं। अब आगे आपका वर्टिकल, मेरे साथ साथ आपको यहाँ पर बनाते चले जाने हैं डायग्राम्स। ठीक है, सो इट फ्लोज वर्टिकली, दैट इज अपवर्ड और डाउनवर्ड, यानी कि ये इस तरीके से भी फ्लो कर सकता है और इस तरीके से भी फ्लो कर सकता है। आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ सुपीरियर होगा और यहाँ आपका सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो इस तरीके से दो डायरेक्शन में आप अपना वर्टिकल कम्युनिकेशन देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब है बेटा, यहाँ पर हम इसका डायग्राम भी बनाते हुए चलेंगे। अरे भाई साहब तुम इधर उधर मत हिलो जरा, हमें डायग्राम बनाने दो। तो मैं यहां बनाती हूँ इसका डायग्राम। आपने इस तरीके से, मेरी ड्राइंग को तो तुम जानते ही हो ना कि कितनी खूबसूरत है, तो बस देखते जाओ तुम मेरा कमाल। ये देखो, इस तरीके से आपने एक डायग्राम बनाना है, जहां पर इधर आपका कौन है बेटा? इधर है आपका सबऑर्डिनेट। ठीक, और इस तरफ है आपका सुपीरियर। अब जब एक सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर से बात करता है, जब एक सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर से बात करता है, तो वो कहलाता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब एक सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर से क्यों बात करता होगा? हो सकता है इसे छुट्टी चाहिए होगी, तो ये एक लीव एप्लीकेशन देना चाहता होगा। ठीक है, हो सकता है इसका काम पूरा हो गया होगा, तो इसको रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, तो रिपोर्ट सबमिशन के लिए ये यहाँ पर जा रहा होगा, है ना। तो जब जब एक सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को अप्रोच करता है, तो वो वर्टिकल कम्युनिकेशन में कौन सा वाला कहलाता है बेटा? अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो देखो जरा, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि एप्लीकेशन देना छुट्टी के लिए, सबमिट करना अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक है, तो ये कहाँ से फ्लो होती है? फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। ठीक है जी, चलो इजी है, बना लिया, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई चलो, नेक्स्ट डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब डाउनवर्ड का मुझे लगता है मेरे से पहले तुम खुद ही डायग्राम बना लोगे, है ना। अब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कैसे होता है बेटा? अब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को, उसी डायग्राम को हम क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। अब अगेन यहाँ पर तो तुम्हारा सुपीरियर है ही, और यहाँ बैठा है तुम्हारा सबऑर्डिनेट। अब ये जो बातचीत हो रही है, ये कहाँ से शुरू होगी? अगर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होना है, तो अब आपका सुपीरियर बात करेगा आपके सबऑर्डिनेट से। क्यों बात कर रहा है वो अपने सबऑर्डिनेट से? हो सकता है उसने कोई ऑर्डर देना हो, कोई इंस्ट्रक्शन हो, है ना, कोई बात ऐसी बतानी हो, कोई गाइडलाइंस देनी हो, कोई सजेशन देना हो। तो जब एक सुपीरियर अप्रोच करता है अपने सबऑर्डिनेट को, तो वो वर्टिकल में कौन सा वाला कहलाता है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। सो इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। जैसे कि अगर हमें नोटिस भेजना है एम्प्लॉइज को, ऑर्डर देना है कि भाई अपना टास्क पूरा कर दो, हम गाइडलाइंस देना चाहते हैं, टॉप लेवल की गाइडलाइंस पहुंचाना चाहते हैं, तो ऐसे में एक सुपीरियर जब अप्रोच करता है सबऑर्डिनेट को, तो वो क्या कहलाता है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल के अंदर जो हमारा डायग्राम बनेगा, अब वो डायग्राम कैसे बनेगा? डायग्राम मस्ट है, क्योंकि यहाँ पर ना तुम इस वाले टॉपिक को डायग्राम से ही समझ पाओगे, और बहुत इजी है, डायग्राम से ही इसको समझ के कंप्लीट करना, है ना। चलो अब मेरी जो ड्राइंग है जरा खूबसूरत सी, वो तुम बस देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। बना लो मुझसे पहले फटाफट से, बन जाओ चीते। ये देखो ये देखो ये देखो, कितना बढ़िया डायग्राम बनाया ना मैंने। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, हो सकता है यहाँ पर एक प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक है, और दोनों ही डिपार्टमेंटल मैनेजर है क्योंकि दोनों सेम लेवल पर होंगे, और इधर है मार्केटिंग मैनेजर। अब प्रोडक्शन मैनेजर बताएगा ना कि यार मैंने कितना सामान बना दिया है, दोनों को बातचीत करनी है एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं इस कम्युनिकेशन के थ्रू। कैसे? कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होंगे कि भाई मैंने इतना सामान बना दिया है, तुम्हें अब इतने सामान को बेचने की मार्केटिंग करनी है। तो इस तरीके से जब दो सेम लेवल के लोग, सेम डिपार्टमेंटल हेड्स जैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल। और क्योंकि ये देखो लेटा लेटा सा है ना, जैसे मैंने भी पेन को जब इस पोजीशन में रखा तो मेरा पेन भी लेट गया, तो इसका नाम मैंने क्या दे दिया है? लेटरल कम्युनिकेशन। कि भाई अब आपने डायग्राम तो बना लिया होगा, तो चलो इसकी डिटेलिंग पर जाते हैं। अब डिटेलिंग जरा समझे। तो यहाँ पर जो पहली लाइन है बेटा, वो थोड़ी सी अवॉइड कर दीजिएगा, ये थोड़ी सी गड़बड़ लाइन है, इसको आप रहने दीजिए। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टेक प्लेस बिटवीन द वन डिपार्टमेंट और डिवीजन
टू अनदर टू कोऑर्डिनेट द डिफरेंट एक्टिविटी, यानी कि जब यहाँ पर आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन की तरफ जाते हैं, तब आप कहेंगे कि आप कौन से कम्युनिकेशन पे है, लेटरल या हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वो गलती से पहली वाली लाइन यहाँ पर प्रिंट हो गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक प्रोडक्शन मैनेजर कांटेक्ट करता है मार्केटिंग मैनेजर से टू डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट डिजाइन और क्वालिटी, कि किसी प्रोडक्ट के डिजाइन के बारे में, किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में वो मार्केटिंग वाला इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेकर आएगा और प्रोडक्शन वाले को बता देगा। तो इसलिए वो आपस में इस तरीके से कम्युनिकेट करते रहते हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। डायगनल। अब डायगनल क्या है, आपके लिए एक एक्स्ट्रा बोनस है कि आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। अब इसमें जब आप डायग्राम बनाएंगे तो इसमें जो डायग्राम है वो थोड़ा सा अपना टेढ़ा डायग्राम बना लेना। ठीक है, जहां पर इस तरीके से हो सकता है यहां पर भी आपका एक सुपीरियर हो और हो सकता है कि दूसरी तरफ भी आपका एक सुपीरियर हो या फिर सबऑर्डिनेट, ये कोई फिक्स नहीं है, पर लेवल हमेशा यहाँ पर डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर डायगोनल कम्युनिकेशन को बनाते हैं। So diagonal communication refers to the flow of information between the employees at different levels and different departments. डिफरेंट लेवल के एम्प्लॉयज या डिफरेंट लेवल के डिपार्टमेंट्स के जो सुपीरियर्स हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं विच डू नॉट हैव अ डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। हालांकि उनके बीच में कोई डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप नहीं है, बट डायगोनल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके ये काम हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक सेल्स एग्जीक्यूटिव कम्युनिकेट करता है प्रोडक्शन मैनेजर से, क्यों? क्योंकि उसको अर्जेंट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट मीट करनी थी। कौन बात कर रहा है? सेल्स एग्जीक्यूटिव प्रोडक्शन मैनेजर से बात कर रहा है। ये तो सबऑर्डिनेट है, वो सुपीरियर है, दोनों अलग अलग लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। इवन दो दे बिलोंग टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट, जबकि दोनों डिफरेंट डिपार्टमेंट में बिलोंग करते हैं, एंड डोंट रिपोर्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को रिपोर्ट भी नहीं करते। अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि मैम वर्टिकल में भी तो जो लेवल है एक तरीके से वो अलग होगा। नहीं बेटा, वर्टिकल में सेम डिपार्टमेंट के सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पर सुपीरियर सबऑर्डिनेट अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग लेवल के हो सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन किसी भी तरीके से आपको क्रिएट नहीं करनी है। चलो अब बात करते हैं फॉर्मल के एडवांटेज की। तो क्या फायदे हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के? रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान है, कंट्रोल हो कर पाते हो, यहाँ पर ऑथेंटिक कम्युनिकेशन है, मतलब जो यहाँ पर बातें हो रही हैं वो सारी सही बातें ही हैं। लेस चांसेस ऑफ डिस्ट्रप्शन, यानी कि यहाँ पर ऐसा कोई चांस नहीं है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो खराब हो। क्यों? सारी चीजें फॉर्मली हो रही हैं, सारी चीजें ऑफिशियल हो रही हैं, और ऑर्डरली कम्युनिकेशन है। सबको पता है कहाँ जाकर कैसे जाकर बातचीत करनी है, तो किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, बट डिसएडवांटेज क्या है? रिजिड है, सिर्फ काम की बात कर सकते हो, इधर उधर की कोई पर्सनल बात है तो वो डिस्कस नहीं कर सकते। आपको चैनल ऑफ कम्युनिकेशन भी फॉलो करना पड़ेगा। इम्पर्सनल है, कोई आपसे रिश्ते यहाँ पर बनाना अलाउड नहीं होता। कई बार इस चेन ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करने की वजह से आपके जो डिसीजन मेकिंग है उसमें डिले हो सकता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्मल कम्युनिकेशन। चलिए, अब असली मजा तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या ही मजा था, इसलिए हमने फटाफट उसको पढ़ लिया कि ठीक है ऑफिशियल बातें करते हैं, कोई जो भी बात होगी वो ऑर्गेनाइजेशन की होगी। असली मजा तो यहाँ आता है ना, क्योंकि यहाँ हम अपना दिल खाली करते हैं, यहाँ हम एक दूसरे की चुगली करते हैं, यहाँ हम एक दूसरे के पीछे क्या करते हैं, उसी के बारे में बातचीत करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। क्यों भाई? और असली मसाला तो यहीं पर है। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, पहली बात तो एक ऐसा आपका कम्युनिकेशन है जहाँ पर आप सोशल इंटरेक्शन करते हो, यानी कि जो लोग आपके साथ फॉर्मल कम्युनिकेशन में थे उन्हीं के साथ जब आप कैंटीन में बैठे हो, कभी कोई क्रिकेट मैच खेलने गए, कभी मूवी देखने के लिए चले गए, तो वहाँ बैठ के जब तुम बातचीत करते हो तो वो जो बातचीत निकल कर आ रही है उसे ही बोलते हैं हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो देखो बेटा, it refers to the communication that take place without following the formal lines of communication। और यहाँ पे कोई ऑफिस की बातें नहीं, मतलब ऑफिस की बातें करेंगे बट चुगली की फॉर्म में करेंगे। ठीक है, बट फॉर्मल लाइंस नहीं है कि भाई अच्छा ठीक है भाई सुपीरियर साहब जी, ये वाला चेन ऑफ कम्युनिकेशन जो है यही फॉलो करना है यहाँ पर भी, और ऐसे ही है बातचीत करनी है। नहीं, यहाँ कोई चेन ऑफ कमांड नहीं है। जैसे मर्जी जो जिससे तुम्हारा बात करने का दिल करे उससे बात करो, चाहे वो ऑफिस में तुम्हारा कितना ही बड़ा बॉस हो। बट यहाँ जब इनफॉर्मल में हो ना, तो किसी तरीके का कोई बॉस यानी कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिश्ता नहीं है, तुम खुलकर फ्री होकर यहाँ पर बात करते हो। ठीक है, तो कोई आपके पास फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होती है। कैसे कर पा रहे हो बातचीत? क्योंकि सोशली उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो।
कहीं ना कहीं आपने अपना एक सोशल नेटवर्क बना लिया है। अब आजकल हम लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लेते हैं, हम लोग इंस्टाग्राम पे ग्रुप बना लेते हैं, और भी बहुत सारे हमारे पास सोर्सेज हैं जहाँ पर हम लोग अपने ग्रुप बना लेते हैं। तो जब हम ऐसा सोशल इंट्रैक्शन करके अपना एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं अपने ऑफिस वाले दोस्तों के साथ ही, तो वो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसका एक बहुत प्यारा नाम है, इसे बोलते हैं ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन मतलब अंगूर का गुच्छा। अब जैसे कि अंगूर का जो गुच्छा होता है, उसकी जो बेल होती है, जो अंगूर की जो बेल होती है, वो अपनी जड़ें ना, मतलब वो जो उसकी बेल होती है वो पूरे में फैली हुई होती है। आपने कभी देखा होगा, अगर अंगूर की बेल होती है ना, तो वो क्या होती है कि वो पूरी तरीके से ना फैल जाती है, अपनी ब्रांचेस को सब तरीके से फैला देती है चारों तरफ। उसी तरीके से ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना, ये भी अपनी ब्रांचेस को जगह 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 फैला लेता है। जैसे कि मेरे दो दोस्त बने, उन्होंने आगे जब अपने दो दोस्त बनाए तो वो दो दोस्त मेरे भी बन गए, हम एक दूसरे से जुड़ गए। तो इस तरीके से हमारा ग्रुप इतने से इतने से इतने से इतने से इतना बड़ा हो गया। तो ग्रेप वाइन यानी कि अपने रूट्स, अपनी ब्रांचेस जगह जगह फैला देना, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का नाम है कि यार हर डिपार्टमेंट में अपना बंदा छोड़ दो एक, ताकि वहां की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती रहे। तो इसलिए इसको ग्रेप वाइन से कंपेयर किया गया एज इट स्प्रेड्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ये फैला होता है विद इट्स ब्रांचेस गोइंग आउट इन ऑल द डायरेक्शन, क्योंकि इसकी ब्रांचेस सभी डायरेक्शन में है। सभी डिपार्टमेंट में भेज दो अपना बंदा, सारी बातों को पता करेंगे और बाद में बैठ के कैंटीन में चुगलियां करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो जरा इसके एग्जाम्पल। जैसे कि वर्कर्स चिट चैट करते हैं कैंटीन में किसी सुपीरियर के बिहेवियर के बारे में। देखा था आज उसे, बड़ा चिड़चिड़ा सा था। जैसे तुम लोग कहते हो ना कई बार, देखना आज मैडम बड़ी गुस्से में आई है, घर से लड़के आई होंगी अपने हस्बैंड से, है ना, आज इन्होंने खाना नहीं बनाया होगा अपने घर पे। तो मतलब जब तुम इस तरीके की बातें कर रहे होते हो तो दैट मीन्स क्या है, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बात है वो, नहीं ना, करो ना इधर उधर की बिना मतलब की बातें। तो ये क्या है बेटा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ठीक है, वर्कर डिस्कसिंग अबाउट द रूमर्स दैट एम्प्लॉयज आर लाइकिंग टू बी ट्रांसफर्ड, और उसके बाद तुम रूमर्स फैला रहे हो। रूमर्स मतलब अफवाहें, अफवाह फैला रहे हो तुम। अब अफवाहें का तो कोई अंत ही नहीं होता ना, कोई सोर्स ही नहीं होता। कि मैंने कल देखा था बॉस को छोड़कर आ रहे थे उन वाली मैडम को, कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है, दया पता लगाओ क्यों बॉस रोज क्यों छोड़ने जाते हैं उनको, कुछ तो गड़बड़ है, इसका प्रमोशन पक्का है क्यों, इस तरीके की अफवाहें फैलाते हो। तो ये अफवाहों का सोर्स होता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो चलो आगे देखो जरा इसके फीचर्स। इसके फीचर्स क्या है बेटा, इट टेक प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। ये तुम्हें पता चल गया, कोई फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, हमारी सोशल नीड की वजह से आती है ये। भाई अपना दिल भी तो कहीं ना कहीं हल्का करना है ना, सारी बातें तुम वही ऑर्गेनाइजेशन की कर रहे हो, सारी फॉर्मल बातें, हमारा दिल का दुख कौन सुनेगा यार, दुखड़ा कौन सुनेगा। जो हमारे दिल में बातें आ रही हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उसको किसको जाके बयां करें, दोस्तों को ना, तो वो दोस्त कहाँ से मिलेंगे, यहीं से मिलेंगे। तो आपकी सोशल नीड है ताकि एक अफेक्शन, एफिलिएशन, ये सारी नीड्स आपकी पूरी हो पाए। और ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्प्रेड होता है क्विकली, बट ये रूमर्स, अफवाहों का भी यही सोर्स है। ठीक, अब देखो जरा इसके भी फायदे नुकसान है बेटा। अब इसके फायदे क्या है, अब अगर तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन क्विकली ट्रांसफर करनी है, अब देखो कोई मैनेजर है, उसको कोई डिसीजन लेना है या किसी पॉलिसी के बारे में उसे जानना है, तो ऐसे में वो क्या करेगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का सहारा लेगा और फटाफट से इन्फॉर्मेशन चारों तरफ फैला देगा। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रेपिडली फ्लो होती है, क्विक फीडबैक भी मिल जाता है, सामने से उसके जो फेस के एक्सप्रेशन है वो अपने आप ही सब कुछ बयां कर देते हैं कि उसको ये बात अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, तो क्विक फीडबैक आता है। सोशल नीड्स पूरी होती है कि हमारा दुख हल्का हो रहा है यार, ठीक है। और जो कमियां फॉर्मल कम्युनिकेशन में रह जाती है, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन में अलाउड ही नहीं है कि सब कुछ बात कर सको, तो जो कमी यहाँ रह गई, जैसे मैंने किसी को वर्क असाइन किया, अब उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, वो नहीं कह पा रहा है, तो वो मुझे इनफॉर्मल में यानी कि घर जाके मैसेज कर देगा कि मैम मैं ना ये काम नहीं कर पाऊंगा ड्यू टू दिस प्रॉब्लम। तो मैं उसकी बात वहां पर समझ गई, जो बात मैं फॉर्मल में नहीं देख सकती थी वो मैंने इनफॉर्मल में देख ली। ठीक है, बट सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि भाई ये बहुत ज्यादा अफवाह फैलाता है, बहुत ज्यादा अफवाह, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन खराब हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे मुंह, कहते हैं ना जितने मुंह उतनी बातें, और हर किसी के पेट में जब बात जाती है तो उसमें कुछ मिक्स होता है उसके पेट से, फिर उसके पेट से जब वो चीज़ बाहर निकल कर आती है किसी और के कानों तक जाती है, फिर वो अपनी तरफ से कुछ मिर्च मसाला ऐड करता है, तो इन्फॉर्मेशन आपकी डिस्टॉर्ट यानी कि खराब हो जाती है। ठीक, उसके बाद अगर आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा है, अब तुमने अपने बॉस से इतनी ज्यादा यारी दोस्ती कर ली है कि तुम फॉर्मल में भी उसकी इज्जत करना छोड़ दोगे, तुम फॉर्मल में भी उसको बैठ के इशारे करना शुरू कर दोगे, अरे छोड़ना छोड़ना छोड़, तुमने उसकी इज्जत करनी छोड़ दी, तो इट विल हैम्पर योर वर्क एनवायरनमेंट। इसलिए बहुत ज्यादा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कई बार आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लीक हो जाती है, नहीं बतानी थी, फॉर्मल कम्युनिकेशन ने मना किया था कि ये बातें नहीं आगे जाके बोलनी है, इनफॉर्मल बैठे बातों बातों में भावनाओं में बह गए
और राजू जी ने एंजल प्रिया को सारी इन्फॉर्मेशन बता दी और एंजल प्रिया ने उसका इस्तेमाल करा और कंपनी को नुकसान पहुंचा दिया। तो कई बार आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी क्या हो जाती है बेटा, लीक हो जाती है। ठीक, समझ गए? सस्ता सा और बहुत ही लड्डू सा हमारा टॉपिक फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इसके बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं तो सारी बातें और क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो बेटा मीनिंग ही है कि यहाँ पर ये कम्युनिकेशन स्केलर चेन से चलता है, यहाँ कोई चेन ऑफ कम्युनिकेशन ही नहीं है, कोई फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। फॉर्म ये कैसा होता है, ये ओरल होता है और रिटर्न होता है। अब भाई इनफॉर्मल में हम लोग चिट्ठियां नहीं भेज रहे हैं, हम लोग ओरली बात कर रहे हैं। अब आप कहेंगे मैम व्हाट्सएप ग्रुप, तब भी हम उसको भी क्या कह सकते हैं, उसको भी एक ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मान सकते हैं। मतलब कि रिकॉर्डेड फॉर्म हम यहाँ पे ऑफिशियल, जैसे कि ऑन पेपर होता है, नोटिस होता है, वो ऑफिशियल होता है। व्हाट्सएप वगैरह हमारा कोई ये ऑफिशियल फॉर्मल कम्युनिकेशन फिलहाल हम यहाँ पे इसको नहीं कह रहे हैं, ठीक है। और जब ये निकले थे ना बेटा फॉर्मल इनफॉर्मल, तभी आपके व्हाट्सएप वगैरह थे भी नहीं। आगे स्पीड, अभी तो हम पढ़ के आए कि फॉर्मल में तो पूरा आपको प्रोसेस फॉलो करना है, इसलिए यहाँ पर स्पीड क्या होती है, स्लो है, टाइम कंज्यूमिंग है। बट वहीं पे अगर मैं इनफॉर्मल की बात करूं तो भैया फास्ट है, फटाफट से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्प्रेड होती है। ऑथेंटिसिटी, सही बात कहाँ विश्वास कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, ऑथेंटिक है, यहाँ सारी बातें सही है। यहाँ नॉन ऑथेंटिक है क्योंकि यहाँ पे रूमर्स भी होते हैं। पर्पस क्या है आपका यहाँ पे, क्योंकि हमें तो यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, बट यहाँ आपका पर्पस अपनी सोशल नीड को पूरा करना है। आपके मन में कुछ बातें हैं, आप उन्हें यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बताओ भाई, आगे क्या है, डायरेक्शन कहाँ कहाँ फ्लो होता है, अभी तो पढ़ा, ये अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, हॉरिजॉन्टली है, और इसके तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है। ये तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हमने फैला रखा है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अपने ही बंदे हैं, ठीक। एग्जाम्पल जैसे कि ऑर्डर देना एम्प्लॉयज को, या लीव के लिए, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट करना, और यहाँ पे कैंटीन में बैठकर बातचीत करना, मूवी देखने जाना, क्रिकेट मैच खेलना, तो ये सारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है, ठीक है। सो बताओ 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 मेरे प्यारे बच्चों कि तुम फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से क्या समझे, कब तुम अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज के लिए, यानी कि अपने स्कूल में कब तुमने फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज किया और कब इनफॉर्मल। तो ऐसा एक इंसिडेंस, एक प्यारा चुटकुला सा और प्यारा सा बढ़िया सा इंसिडेंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना अपने स्कूल का, जहां पर तुमने इस टॉपिक को फील किया हो। बेटा कनेक्ट करना है आपको रियल लाइफ से, तो मुझे जरूर कमेंट में ये मसालेदार तुम्हारे चाहिए इंसिडेंट्स जो तुमने अपने स्कूल में फील किए, ठीक है। सो आज की क्लास को करते हैं यही खत्म, बट अभी कम्युनिकेशन खत्म नहीं हुआ है, असली ट्विस्ट तो अभी आना बाकी है। सो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।